नमस्कार। भारत सरकार ने कुछ समय पहले एक कमेटी गठित करके अरावली की एक समान परिभाषा को गढ़ा था और उस परिभाषा को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस परिभाषा को ज्यों के त्यों एक्सेप्ट करके अपने डिसीजन को है वो अंतिम रूप है वो दे दिया था। तो उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर के काफ़ी बड़े स्तर पर है वो विवाद रहा और उस पर पक्ष और विपक्ष ने अलग अलग जो है वो अपने तर्क प्रस्तुत किए और आम जनता ने और पर्यावरण प्रेमियों ने बड़े स्तर पर जो है वो इस चीज़ को एक आंदोलन का रूप दे करके सुप्रीम कोर्ट को अपने ही डिसीजन को वापस रिव्यू करने के लिए, अपने ही डिसीजन पर स्टे लगाने के लिए बाध्य कर दिया है। तो क्या ये डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का 20 नवंबर का? इस पर हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया, आज भी हम आपको बताएंगे उसके बारे में कंप्लीट, और उसके साथ साथ में अरावली की क्या इंपॉर्टेंस है, उस डिसीजन की वजह से अरावली किस प्रकार से काल के गाल में है वो समा रहा था, तो वो भी चीज़ें देखेंगे। और जो नया सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो दिया है 29 दिसंबर को, तो उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या सवाल किए हैं, आगे की क्या राह रहेगी, तो वो तमाम चीज़ें हम आज के सेशन में हो चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक सरकार ने अरावली पहाड़ियों को लेकर कोई एक जो आपकी समान परिभाषा जो आपकी गढ़ी थी, वो समान परिभाषा क्या है उसको देखते हैं सबसे पहले। तो 20 नवंबर 2025 को ये जो कमेटी है, सरकार ने एक कमेटी पहले गठित की गई थी और वो जो कमेटी है उस कमेटी का जो आपकी एक परिभाषा उस कमेटी में अरावली की एक समान परिभाषा कमेटी ने पेश की थी, उस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने है वो फाइनली है वो मान लिया था। उस परिभाषा में क्या था कि उसमें ये कहा गया था कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली कोई भी पहाड़ी है, किसी भी भूभाग की अरावली जिलों के अंतर्गत आने वाली कोई भी आपकी पहाड़ी है, तो उसको क्या है अरावली माना जाएगा। और ऐसा भूभाग जो कि दो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच में अगर गैप 500 मीटर से अधिक है तो वो अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। 500 मीटर तक का अगर गैप है उनके बीच में तो ही वो अरावली का हिस्सा माना जाएगा। तो इससे सबसे बड़ी चिंता की बात क्या देखने को मिली कि 100 मीटर से नीचे का जितना भी धरातल से लेकर के 100 मीटर से नीचे तक का जितना भी जो आपका भाग है वो आउट ऑफ प्रोटेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर अरावली श्रृंखला की बात करें तो अरावली रेंज की बात करें तो 500 मीटर से अधिक का अगर गैप दो पहाड़ियों के बीच में है तो वो भी आउट ऑफ प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो इस वजह से अरावली का जो 90% हिस्सा है वो असुरक्षित हो जाएगा, एक आपका हाई रिस्क जोन में है वो आपका शामिल हो जाएगा। और असुरक्षित होगा तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा वहाँ पर माइनिंग की जा सकती है। लीगल माइनिंग तो सरकार के द्वारा होगी ही, क्योंकि अरावली का हिस्सा नहीं है, आउट ऑफ प्रोटेक्शन है, तो उसको लीगल माइनिंग का भी रूप है वो दिया जाएगा। और लीगल माइनिंग के आड़ में आपकी इलीगल माइनिंग भी हो जाएगी। कहीं अरावली की ऊंचाई अगर धरातल से 110 मीटर है या 120 मीटर है तो उसको भी काट काट करके 100 मीटर तक ले आएंगे और लीगल क्षेत्र में है वो ला करके उस पर भी माइनिंग कर ली जाएगी। अब 90% जो एरिया है वो रिस्क में कैसे है, तो ये 500 मीटर से बीच वाली जो पहाड़ी है वो तो अरावली रेंज मानी जाएगी। अगर 500 मीटर से अधिक 501 या 502 मीटर भी अगर बीच में आपकी खाली स्थान है वो हो गया, विंड गैप है वो हो गया, तो वहां पर भी तो आपका ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके बहुत सारे जो वन जंगल इत्यादि हैं, बहुत सारे पशु पक्षी इत्यादि रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चारागाह भूमियां हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्रोटेक्शन है वो हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर के है वो आपके बड़े स्तर पर जो है आपकी चिंता जताई जा रही थी। अरावली की अगर राजस्थान के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत बड़ा महत्व है अरावली पर्वतमाला का, क्योंकि ये जो है वो आपके गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक 692 किलोमीटर की लंबाई में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। इसका 80% हिस्सा राजस्थान में है। 550 किलोमीटर इसका जो विस्तार है वो आपका राजस्थान में है। और इसकी हाईएस्ट पीक जिसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है, वो भी राजस्थान में ही स्थित है। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है चूंकि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है और राजस्थान का 60% जो पोर्शन है वो क्या है, रेगिस्तानी है, मरुस्थल है और यहाँ पर रेत के बड़े बड़े टीले हैं। तो अरावली एक प्रकार का यहाँ पर एक बैरियर का कार्य है वो कर रही है।
जो पश्चिमी थार का जो मरुस्थल है उसमें जो धूल और धूल भरी आंधियां इत्यादि चल रही हैं। यहाँ पर ग्रीष्म काल में आप देखेंगे तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है वो धूल भरी आंधियां चलती हैं। तो उस पवनों के साथ में क्या बहती है, आपकी रेत भी है वो आपकी ज़्यादा मात्रा में है वो उड़ती हैं। और चूंकि यहाँ पर अरावली एक बैरियर के रूप में है तो इस वजह से पश्चिमी थार का मरुस्थल जो है वो आपका पूर्व की ओर बढ़ने से क्या है, आपका रुक रहा है अभी तक तो। लेकिन इस अरावली का अगर 90% भाग आउट ऑफ प्रोटेक्शन हो जाएगा तो बीच में जहां जहां पर भी विंड गैप है अरावली में, तो वहां पर और भी माइनिंग इत्यादि है वो अरावली में माइनिंग इत्यादि की जाएगी। और माइनिंग करने के लिए जहाँ जहाँ पर विंड गैप है वहाँ पर बड़े जो आपके उद्योग इत्यादि है वो स्थापित है वो किए जा सकेंगे। वहाँ पर होटलें रिजोर्ट इत्यादि है वो बना देंगे। तो इस वजह से आसपास का जो क्षेत्र है अरावली वाला, जिससे आपका एक फेफड़ों के लिए दिल्ली एनसीआर के लिए एक जिस प्रकार से फेफड़ों के रूप में ये कार्य कर रहा है, तो वो जो फेफड़े हैं वो आपके टूट जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो उसके बाद में लोगों को सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत आएगी। अभी भी यहाँ पर काफ़ी आपके उत्तर पूर्व राजस्थान में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े जो आपके विंड गैप है वो पड़े हुए हैं। और उसमें कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इन विंड गैप में पवन चक्कियाँ हैं वो आपकी है वो लगा दी जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं अगर हो गई तो अरावली जो है वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर के आने वाले, अरावली का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो सांसों के लिए है वो तरस जाएगी। दूसरा, अरावली जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक क्लाइमेट को कंट्रोल करने में भी इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण है वो भूमिका है। हालांकि राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान का दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ये अरावली के सारे उत्तर भारत की ओर है वो चला जाता है, जिस वजह से पश्चिमी राजस्थान जो है वो एक वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में रह जाता है। यहाँ पर वर्षा कम होती है, लेकिन दक्षिण पूर्व राजस्थान में इस अरावली की वजह से काफ़ी अच्छी खासी वर्षा होती है और उत्तर भारत को भी काफ़ी अच्छी खासी इसको वो प्राप्त होती है। लेकिन अगर अरावली यहाँ से कट जाएगी, नहीं रहेगी, तो फिर जो है वो आपका उत्तर भारत में है वो वर्षा जिस प्रकार से होनी है वो आपकी हो नहीं पाएगी। इसके अलावा अरावली के आसपास वाला जितना भी जो एरिया है उसको ग्राउंड वाटर, उसका जो भूगर्भिक जो जल है उसको वापस रिचार्ज करने में अरावली की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर 2 मिलियन लीटर यानी कि 20 लाख लीटर जो है, 1 हेक्टर अरावली का जो क्षेत्र है वो 20 लाख लीटर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में है वो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है, जिस वजह से आसपास का जो क्षेत्र है उसको वापस भूगर्भिक जल की है वो प्राप्ति हो पाती है। और चूंकि राजस्थान में वर्षा काल केवल 3 महीने तक रहता है, उसके बाद में 9 जो महीने हैं वर्ष के, उस 9 महीने का जो पानी है वो या तो नहरों के द्वारा या फिर भूगर्भिक जल के माध्यम से है वो प्राप्त है वो होता है। अगर इस प्रकार से अरावली नहीं रहेगी तो जो है वो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज है वो नहीं हो पाएगा, और जब ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं हो पाएगा तब भूगर्भिक जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा गहराता चला जाएगा। इस वजह से पानी पीने के भी लिए आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए लाले है वो पड़ जाएंगे। दूसरी बात है, अरावली में बहुत बड़ा एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में अरावली है वो आपका है। यहाँ पर बड़े स्तर पर बहुत सारे पशु पक्षी, वन्य जीव जंतु इत्यादि है वो आपके निवास करते हैं। बहुत सारे हिंसक पशु भी जैसे आपके लेपर्ड इत्यादि है वो भी इस अरावली की पहाड़ियों की आड़ में है वो आपके रहते हैं। अगर आप पहाड़ियों को पूरी तरीके से काट देंगे तो ये आपके इनका जो आवास है वो कहाँ पर है वो रहेगा, तो ये जो है वो आसपास के घरों में घुसेंगे और फिर जो है वो आपका संघर्ष की स्थिति है वो हो जाएगी मानव के बीच में और इन हिंसक प्राणियों के बीच में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अगर अरावली का इस प्रकार से अवैध रूप से माइनिंग होगी नई परिभाषा के फलस्वरूप, तो जो है वो आपका आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गंभीर संकट है, गंभीर खतरा है। अभी भी अगर हम देखें तो जिस प्रकार से अरावली की जो 90% वो पुरानी जो नई परिभाषा है उसको छोड़ दें तो भी अरावली में बड़े स्तर पर जो है वो आपकी इलीगल माइनिंग हो रही है। अरावली में अभी 12 से अधिक जो है वो आपकी दरारें हैं वो खुल चुकी हैं, बड़े बड़े गैप है वो आपके पड़ चुके हैं, जिस वजह से थार की डेजर्ट की जो डस्ट है वो दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है
और दिल्ली एनसीआर, जिसके अंतर्गत केवल दिल्ली ही नहीं है, राजस्थान का भी आपका अलवर भरतपुर का जो भाग है वो भी दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। तो वो जो भाग है उत्तर पूर्वी राजस्थान का और दिल्ली हरियाणा तक का, तो वो काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। भिवानी राजस्थान में एयर क्वालिटी की दृष्टि से सबसे प्रदूषित जो आपका शहर के अंतर्गत है वो आता है। तो इस वजह से जो है वो अभी भी इस प्रकार के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। अगर अरावली नहीं रहेगी तो ये जो बड़े स्तर पर खतरे हैं वो होने वाले ही हैं। ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें तो अभी भी इस स्थिति में भी 1500 से 2000 फीट तक है वो कई क्षेत्रों में गहराता है वो चला गया है। और खनन और क्रशिंग के कारण हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली की जो स्थिति है वो अभी भी आपकी दयनीय हो चुकी है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपने 29 दिसंबर 2025 के डिसीजन में कहा है कि महत्वपूर्ण अस्पष्टताओं को हल करना है वो चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और ये निर्धारित करना चाहिए कि क्या एक प्रतिबंधात्मक परिभाषा वास्तव में खनन के लिए क्षेत्रों को जो है वो कहीं विस्तारित तो नहीं कर रही है। खनन के लिए जो क्षेत्र हैं उनका विस्तार तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने तक को ही अरावली मानेंगे, इस रेंज को ही अरावली रेंज माने जाएंगे। इस जो मीटर तक यानी कि 100 मीटर तक से ऊपर वाले जो भाग हैं उसको ही हम अरावली पहाड़ी मानेंगे, तो बाकी वाला जो भाग है उसको आप क्या करेंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त अपने डिसीजन है वो लिया है और कहा है, सरकार से ये सवाल किया है कि क्या ये परिभाषा संरक्षण क्षेत्र को संकुचित तो नहीं कर रही है आप कहीं पर। इस प्रकार से तो आपका ये मकसद तो नहीं है कि 500 से नीचे वालों को हम क्या करेंगे, विकसित भारत बनाने के लिए जो है उनमें माइनिंग इत्यादि है वो कर लेंगे। तो ये तो आपका मकसद है वो नहीं है। 500 से मीटर से अधिक की जो आपकी जो क्षेत्र है, बीच वाला जो भाग है, गैप है, ठीक है, इस पहाड़ियों के गैप का आप है वो क्या करेंगे, कहीं इस गैप को आप जो है वो माइनिंग इत्यादि के लिए कहीं इंडस्ट्रियल एरिया तो वहाँ पर है वो नहीं बना देंगे, रिको इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में तो वो कहीं नहीं जाना जाएगा। कहीं वहाँ पर आप रिजोर्ट इत्यादि तो नहीं बना देंगे, कहीं वहाँ आप बड़े स्तर पर जो है कोई होटल रिजोर्ट इत्यादि बना करके टूरिज्म जो आपकी माउंटेन टूरिज्म इत्यादि है उसकी जो है आगे परिकल्पना है वो तो नहीं कर रहे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार का क्या रुख है वो अपनी बात को क्लियर करे, ठीक है। इसके साथ साथ में ये भी कहा है कि इससे खनन के लिए दायरा तो नहीं बढ़ जाएगा, और जो इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी है वो आप कैसे बनाए रखेंगे, उसको कैसे मेंटेन रखेंगे, और एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो है उसके लिए आपके पास में एक कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन है वो क्या आवश्यक है, अगर है तो आपके लिए आप उस पर है वो क्या कर रहे हैं। ये जो कुछ प्रश्न सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है वो किए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये भी कहा गया है कि एक हाई पावर्ड कमेटी है वो इस मुद्दों की है वो जांच करेंगे, और उसके अंतर्गत जो भी एक्सपर्ट लोग हैं वो एक प्लान तैयार करेंगे, इसके लिए नया प्लान बनाएंगे, जांच करेंगे सारे मुद्दों की, और उसके बाद में पब्लिक ओपिनियन भी ली जाएगी, जनता क्या चाहती है जनता से भी है वो राय ली जाएगी, और उसके बाद में इन सारी चीज़ों को देखते हुए, सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो सुप्रीम कोर्ट फाइनली है वो डिसीजन देगा। तो ये जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली जो सुनवाई है वो 21 जनवरी 2026 को होनी है, और 20 नवंबर का जो आदेश है वो तब तक सस्पेंड रहेगा, और उसके बाद ही अरावली का जो भविष्य है वो खुद जनता तय करेगी, एक्सपर्ट कमेटी तय करेगी। एक्सपर्ट कमेटी जनता की राय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन है वो आपका देने वाला है। तो आप इस फैसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन है जो पहले दिया गया था डिसीजन, उस समय मुख्य न्यायाधीश BR गवई थे, उनके साथ में भी 2 और न्यायाधीश थे, तो 3 न्यायाधीश वाली बेंच ने है वो दिया था, और अब भी 3 न्यायाधीश वाली बेंच ने इसको उस पुराने जो फैसले हैं उस पर रोक लगाई है, और अपने ये बात है वो कही है। जिस प्रकार से आम जनता ने इस मुद्दे को है वो उठाया, पर्यावरण प्रेमियों ने इस मुद्दे को उठाया, और इसी सारी वजह से विपक्ष ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से अपना जो है जो भूमिका निभानी चाहिए वो निभाई, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये काफ़ी अच्छा जो डिसीजन है वो लिया है। तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए और अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए जो है वो ये डिसीजन काफ़ी कारगर साबित होगा, और
आगे जो है वो 21 जनवरी 2026 को क्या डिसीजन रहता है वो देखने वाली चीज़ होगी। तो आप भी अपनी जो राय इत्यादि जो है वो हर जगह व्यक्त करने का है वो प्रयास करें। सोशल मीडिया आज के समय में एक सबसे बड़ा हथियार है। ये जो आपका इसका विरोध इत्यादि चल रहा था, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कटाक्ष से वो किया था कि मात्र डीपी बदलने से फैसले नहीं बदला करते हैं। तो उसी को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि डीपी बदलने से मात्र भी आपके जो है वो फैसले बदला करते हैं, ये आपका भ्रम है। क्योंकि 2025-26 जो है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो युग है, सोशल मीडिया का जो जमाना है, इसमें कोई भी जो बात है वो आम जनता की बात है वो स्पष्ट रूप से है वो सुनी जाती है। अगर सरकार बहरी गूंगी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेफिनेटली बातों को है वो सुनता है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुद्दे को आपने है वो उठाया और बड़े स्तर पर जो है वो आम जनता की राय को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन पर है वो रोक लगा करके पब्लिक ओपिनियन के आधार पर अगले फैसले के बारे में है वो आपका अगली जो डेट है वो रखी है। तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। ये सेशन आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।